नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित होते हैं आपके लिए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारतवर्ष में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा को अगर आप पलट के उसका पेपर देख लें तो निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक से सवाल तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो जब परीक्षा में के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है तो हम क्यों छोड़ें इसे, हमें भी इसे बहुत ही तल्लीनता के साथ जानना है, इसकी एक एक बारीकियों को जानना है, ठीक है ना। वो टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। ठीक है दोस्तों, आज हम उस पराक्रमी व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं। आज उस पराक्रमी व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं, जिनका जन्म दिवस भी प्रतिवर्ष भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, तो इसे बिना स्किप किए वो जो है आप अंत तक देखिए। निश्चित रूप से इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल का उत्तर आज के इस सेशन में रहने वाला है दोस्तों। यह आपको निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में कंफर्ट फील कराएगी अगर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यही है पराक्रमी व्यक्ति, श्रीमान, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी संबोधित करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ठीक है ना। और कांग्रेस के भी, कांग्रेस संगठन में भी इन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके साथ ही भारत के अंदर तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, इसके साथ ही भारत से बाहर भी जो है इन्होंने भारत से बाहर रह करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है इन्होंने मजबूती प्रदान की। और औपनिवेशिक साम्राज्य जो था, औपनिवेशिक शक्तियां जो थी, इसके विरुद्ध इन्होंने भारत से बाहर रह के भी जो है लड़ाइयां लड़ी हैं। तो उन सभी छोटी छोटी बारीक चीजों को भी अपन आज चर्चा करने वाले हैं, तो इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और कब से नेताजी शब्द इनके सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ जुड़ा, हम उस पर भी अभी बहुत विस्तार से जानने वाले हैं दोस्तों। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वह 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 23 जनवरी 1857 ईस्वी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और यही वह दिवस है 23 जनवरी जिसे भारत में पराक्रम दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेताजी का जन्म जो है वो उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक नाम के स्थान पे हुआ था नेताजी का जन्म, ठीक है। अब इनकी शिक्षा की अगर बात करें, इनके अगर करियर की बात करें, जो एक छात्र के रूप में जो इनका करियर रहा था, तो ये पढ़ने लिखने में बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है ना। बहुत ही इनका इंटेलिजेंट माइंड वाले व्यक्ति थे ये। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, वही आईसीएस की परीक्षा जिसको कठिन बनाने के लिए तत्कालीन दौर में क्या क्या षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा रचे गए, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में कई बार उस पर विस्तृत चर्चा भी की है। आयु घटा के 19 वर्ष तक ले आया गया था ताकि जो है भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास नहीं कर पाए। लेकिन नेताजी वैसे जिद्दी व्यक्ति थे और वैसे प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने उस दौर में भी, मतलब वर्ष 1920 ईस्वी में उस कठिनतम आईसीएस परीक्षा को जो है उत्तीर्ण किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन चूंकि इन्होंने इस परीक्षा को एक चैलेंज के रूप में लिया था कि अगर तुमने बहुत कठिन सिलेबस बनाया है, बहुत परीक्षा की प्रणाली तुम्हारी कठिन है और तुम अगर भारतीयों को इसके योग्य नहीं समझते हो, तुमको लगता है कि कोई भी भारतीय स्टूडेंट जो है वो इसे पास नहीं कर सकता है, तो मैं तुम्हारे मिथ को जो है वो तोड़ के रहूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1920 में आईसीएस की प्रतिष्ठित परीक्षा को जो है सिविल सर्विस की परीक्षा को दोस्तों उत्तीर्ण की थी। लेकिन इन्होंने उस सेवा को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। सिविल सर्विस को इन्होंने ठोकर मार दी और देश सेवा को इन्होंने चुना और अपने पद से इस्तीफा दे करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अपनी अविस्मरणीय छाप छोड़ी। इसी वजह से आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, ठीक है। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उस धरती
पे हैं जिस धरती पे सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। अगर इन्होंने जब देश सेवा के लिए इस्तीफा दे दिया ICS के पद से, इन्होंने उत्तीर्ण तो किया, काले अंग्रेजों को इन्होंने बता दिया कि भाई हम पास कर सकते हैं, मेरे अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, ठीक है ना। तो अंग्रेजों को इन्होंने बता दिया कि हम परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन अपनी उस प्रतिभा का इस्तेमाल उन्होंने बस परीक्षा पास करने तक रखा। उसके बाद अंग्रेजी सेवा को कंटिन्यू नहीं किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी दोस्तों। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनकी भूमिका शुरू हुई तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले प्रेरणा जो है CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास से इनको प्रेरणा मिली थी। और इस प्रकार कई बार परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्हें हम CR दास के नाम से भी अक्सर जानते हैं, यही थे दोस्तों, ठीक है ना। ये राजनीतिक गुरु वाले सवाल कई बार पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी के मामले में भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ से भी यह महत्वपूर्ण है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो नेताजी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान देना प्रारंभ किया तो पहली बार जो इनको जेल की सजा मिली थी वो कब मिली थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। अभी हमने बात की ना कि 1920 में इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, उसके बाद अपने राजनीतिक गुरु CR दास से प्रेरित होकर के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। तो इन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान, जो महत्वपूर्ण गांधीवादी आंदोलन था जो 1920 में ही प्रारंभ हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के दौरान नेताजी को पहली बार 6 महीने की जेल की सजा हुई थी, ठीक है ना। पहली बार 6 महीने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को असहयोग आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। लेकिन स्वभाव से ये, मैंने शुरू में ही क्या कहा कि बहुत ही जिद्दी और बहुत ही नैतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। जब ये कलकत्ता कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने किसी भी विभागीय उलझनों से बचने के लिए किसी शॉर्टकट फॉर्मूले को नहीं अपनाया था, ठीक है ना, जो इनके उच्च नैतिक आदर्श का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है दोस्तों, ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेताजी ने कलकत्ता के मेयर के रूप में भी काम किया था दोस्तों, ठीक है। 1923 ईस्वी में नेताजी को कलकत्ता का मेयर चुना गया था। कब? 1923 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अक्टूबर 1924 में नेताजी को मांडले जेल भेज दिया गया। ये मांडले जेल कहाँ पे है दोस्तों? ये मांडले जेल बर्मा में है। कहाँ पे है? बर्मा में है मांडले जेल। तो यहाँ पे 1923 में मेयर चुने गए थे कलकत्ता के, ठीक है। उसके बाद जो है इनको अक्टूबर 1924 ईस्वी में गिरफ्तार करके जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा मांडले जेल भेज दिया गया। मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है कि अगर अंग्रेजों को किसी को बहुत कड़ी सजा देनी होती थी तो या तो क्या करते थे, काला पानी की सजा देते थे और पोर्ट ब्लेयर भेज देते थे, अंडमान, ठीक है। इधर मांडले भेज देते थे, बर्मा में भारत के सीमा से, भौगोलिक सीमा से दूर भेज देते थे, ठीक है ना। और मांडले जेल जाने वाले एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता थे। वो कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिनको मांडले जेल भेजा गया था। कब? 1906 ईस्वी में भेजा गया था, ठीक है ना। तो ये जो थे मांडले जेल की अगर हम बात करें तो तिलक जी को जो भेजा गया था मांडले जेल, वो क्यों भेजा गया था? तिलक जी को मांडले जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये रचना करते थे। इन्होंने मराठा और केसरी की रचना की थी, ठीक है ना।
तो इनके रचनाओं के वजह से जो है, क्योंकि इनके रचनाओं के द्वारा क्या हो रहा था, राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था, ठीक है, युवा जागृत हो रहे थे, तो उसी से रोकने के लिए जो है इनके ऊपर रंग बिरंग का आरोप लगा दिया गया और इनको, तिलक जी को भी जो है मांडले जेल भेजा गया था। वही चीज अभी नेताजी के मामले में अंग्रेजी सरकार के द्वारा दोहराया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अक्टूबर 1924 ईस्वी में जो है दोस्तों मांडले जेल, जो कि बर्मा में स्थित है, वहां पे भेज दिया गया था। अगर हम नेताजी के अन्य आंदोलन की बात करें जिसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो जो साइमन आयोग आया था भारत में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत की धरती पर आया था। जबकि साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? गठन हो गया था 1927 में ही, ठीक है, लेकिन वो भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ठीक है। तो इस साइमन आयोग के विरोध में जो साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे भारतीय आंदोलनकारियों के द्वारा, तो उस विरोध प्रदर्शन में भी नेताजी शामिल थे, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जब भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी, तो उस समय उससे बहुत अधिक व्यथित हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और भगत सिंह के फांसी के बाद जो है नेताजी ने घूम घूम के पूरे भारतवर्ष में जो है युवाओं में नवचेतना जागृत करने का काम किया था। इतना ही नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले जो शुरुआती कुछ नेता थे, उनमें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है पारित किया गया था, ठीक है ना। तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग ऐसे लोगों में शामिल थे जिन्होंने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांगनी शुरू की थी कि भाई हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम में हमारा जो है हम नहीं मानेंगे, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको ये नहीं कि स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ये सब नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेताजी के कांग्रेस संगठन में जो उनकी भूमिका थी उसकी। तो सबसे पहले जो है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, हरिपुरा कहाँ पे है दोस्तों? हरिपुरा गुजरात के सूरत जिले में स्थित एक गांव है, ठीक है ना। हरिपुरा जो है यह सूरत जिले में, गुजरात के सूरत जिले में स्थित एक गांव है जो बारडोली से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। तो यहीं पे ताप्ती नदी के तट पे, जिसे हम तापी के नाम से भी जानते हैं, इसी स्थान पे जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो हरिपुरा अधिवेशन चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि कमीशन आपसे कभी पूछ ले कि जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, तो वो किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो वो ताप्ती या तापी नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस को पहली बार निर्विरोध जो है रूप से कांग्रेस पार्टी का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इतने अधिक लोकप्रिय थे, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। और यह अधिवेशन जो था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था, यह अगर क्रम की बात करें तो 51वां वार्षिक अधिवेशन था। कौन सा था? 51वां वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है। और यह कांग्रेस के उन चुनिंदा ग्रामीण अधिवेशनों में से एक था जिसकी सजावट जो है कलाकार चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी भी अगर किसी नेता की या कोई कार्यक्रम अगर होता है, मान लो सार्वजनिक कार्यक्रम, तो उसके लिए क्या होता है? बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं ना। जिस परिसर के अंदर कोई कार्यक्रम आयोजित होना है तो उस परिसर की भी सजावट की जाती है। वहाँ पे जो मुख्य अतिथि होते हैं उनकी चित्र लगाई जाती है, जो स्टेज बना होता है, मंच बना होता है, उसके भी अच्छी तरीके से सजावट की जाती है। ये आज भी ट्रेंड में है, उस समय भी ट्रेंड में था दोस्तों। तो जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, यह उन चुनिंदा जगहों में से हरिपुरा एक स्थल था जो गांव में स्थित था। कहाँ पे? तापी या तापी नदी के तट पे, गुजरात के सूरत जिले के पास बारडोली के निकट, ठीक है। तो वहां पे जो कांग्रेस का जो अधिवेशन स्थल था, जहां पे कार्यक्रम होना था, उसकी सजावट किसने की थी?
उसकी सजावट नंदलाल बोस ने की थी दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए। ये नंदलाल बोस बहुत बड़े चित्रकार थे दोस्तों, बहुत बड़े कलाकार थे नंदलाल बोस, ठीक है। वैसे अगर हम इनके जन्म की बात करें तो नंदलाल बोस का जन्म जो है बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है क्योंकि भारतीय संविधान में भी इन्होंने अपनी कलाकारी का जो है प्रदर्शन किया हुआ है, तो इसलिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर में जो है इनका जन्म हुआ था। लेकिन नंदलाल बोस का जो पैतृक गांव था, वो पैतृक गांव जो है वो कहाँ पे था? नंदलाल बोस का पैतृक गांव जो था वह बंगाल के हुगली में था। कहाँ था? बंगाल के हुगली में था। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आगे किसी दिन नंदलाल बोस के बारे में एक विस्तृत सेशन लेकर के भी आएंगे, ताकि उनसे संबंधित कोई भी तथ्य अगर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उसका उत्तर देने की स्थिति में होंगे। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, भारतीय संविधान की सजावट भी नंदलाल बोस ने की थी। इनकी कई चित्रात्मक प्रस्तुतियां जो हैं वो काफी फेमस है। इन्होंने सती प्रथा सती होती हुई महिला का जो है चित्र इन्होंने बनाया था दोस्तों, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इन्होंने नटराज की भी तस्वीर बनाई हुई थी। जो महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा पर निकले हुए थे, दांडी मार्च के दौरान, तो उसका भी तस्वीर नंदलाल बोस ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब पब्लिक डोमेन में है, ऑलरेडी ये दिखता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े चित्रकार थे दोस्तों, ठीक है, नंदलाल बोस। और जो भारतीय संविधान है उसकी साज सज्जा नंदलाल बोस के नेतृत्व में ही हुई थी। अब भारतीय संविधान की जो मूल प्रति की हम बात कर रहे हैं, जो मूल प्रति थी, उस मूल प्रति के सब पेज में तो चित्र बनाना संभव नहीं था। तो इसलिए जो मूल संविधान में 22 भाग थे, इस 22 भाग के भाग वाले हर एक पन्ने पे जो है एक एक चित्र इन्होंने बनाया था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। तो यही व्यक्ति थे नंदलाल बोस, बहुत बड़े चित्रकार थे ये, ठीक है। और इस हरिपुरा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जो है साज सज्जा जो है सजावट का कार्य नंदलाल बोस ने ही किया था। आशा है कि ये आपके लिए एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होगा, और अगर परीक्षा में पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप इसको गर्दा करके आएंगे, ये मुझे भरोसा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इस हरिपुरा अधिवेशन में जो 1938 में आयोजित हुआ था, तो यहाँ पे नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है इसी अधिवेशन के बाद ये बात निकल के आई कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाए, ठीक है ना। इससे संबंधित चर्चा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, यहीं पे हुई थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इससे संबंधित बात चर्चाएं जो हैं वो इसी हरिपुरा अधिवेशन में हुई थी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से ही जो है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था, जिसको बाद में योजना आयोग के रूप में जो है परिणत कर दिया गया। जो भारतीय योजना आयोग थी उसका आधार यहीं से जो है वो शुरू हुआ था। अब हालांकि 2015 के बाद से जो है योजना आयोग को भी जो है प्रतिस्थापित करके अब नीति आयोग आ गई है, तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की, ठीक है। यह त्रिपुरी अधिवेशन जो था दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण अधिवेशन था। क्यों? क्योंकि 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध रूप से चुने गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि त्रिपुरी का अधिवेशन जो है यह मार्च 1939 ईस्वी में जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास, यह त्रिपुरी नाम का स्थान है। कहाँ पे? वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया 1939 ईस्वी में, ठीक है। अब 1938 में तो नेताजी निर्विरोध रूप से चुने गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि महात्मा गांधी ने एक अपने पसंद के व्यक्ति को भी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बना दिया था। वो व्यक्ति कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया ये महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है ना। इस अधिवेशन में दोस्तों, इस त्रिपुरी अधिवेशन में जो है
महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव हरा दिया था दोस्तों। और जो मतदान हुआ था अध्यक्ष पद के लिए, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि पट्टाभी सीतारमैया को 1377 मत प्राप्त हुए थे दोस्तों। ठीक है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता, जो कांग्रेस संगठन के अंदर भी जो इनकी लोकप्रियता थी, उसको दर्शाता है, उसका एक प्रतिबिंब है, एक उदाहरण है दोस्तों, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति के कितने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है ना, जो गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार को चुनाव लड़के और इतने बड़े गैप से, जहां नेताजी को 1580 वोट मिले थे, वहीं पट्टाभी सीतारमैया को मात्र 1377 वोट मिले थे, और पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी ने हरा दिया था अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में। ठीक है ना, लेकिन महात्मा गांधी, वो तो गार्जियन थे राष्ट्रीय आंदोलन के, तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया के हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताई थी। परीक्षा में यह भी सवाल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने नेताजी से जो पट्टाभी सीतारमैया के चुनाव में, अध्यक्ष पद के चुनाव में जो हार हुई थी, तो इसको महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत हार के रूप में लिया था। महात्मा गांधी भी बहुत आहत हुए थे इससे। ठीक है, अब इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो ये आज़ादी के लिए एक निश्चित समय सीमा की पक्षधर थे। ये नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेज के पास याचना करें और जो ब्रिटिश शासन है वो अपने तरीके से काम करे, हमारी बात सुने या ना सुने कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। नेताजी ने कहा कि भाई तुम किस दिन भारत छोड़ के जाने वाले हो, हमें बताओ। उन्होंने लकीर खींच दिया कि अब हम तुमको इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है ना, तो नेताजी इस पक्ष में थे कि भाई जो ब्रिटिश शासन प्रशासन है उससे डेट लो, एक निश्चित समय सीमा फिक्स करवाओ कि तुम कब भारत को छोड़ के जा रहे हो, कब हमें आज़ादी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो यही भारतीय इतिहास में जो है त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास यह त्रिपुरी नाम का स्थान है, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ कि नेताजी चुनाव तो जीत गए। अब नेताजी के चुनाव जीतने के बाद गोविंद बल्लभ पंत ने जो है एक प्रस्ताव पेश कर दिया। ठीक है, उसी कांग्रेस संगठन के संबंध में यह बातें थी कि गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसमें महात्मा गांधी के नीतियों में विश्वास जताया गया। कांग्रेस संगठन के कुछ लोगों के द्वारा जो गांधी जी के पक्षधर थे, तो उनमें विश्वास जताया उस प्रस्ताव के माध्यम से, और नेताजी के ऊपर जो है गांधी जी के इच्छा के अनुरूप, हालांकि गांधी जी समर्थित उम्मीदवार तो हार चुके थे चुनाव, लेकिन फिर भी गोविंद बल्लभ पंत ने एक जो है प्रस्ताव पेश करके गांधी जी की नीतियों में विश्वास जताया और कहा कि भाई गांधी जी की इच्छा यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फलाना फलाना व्यक्ति को शामिल करो। मतलब जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी जो होगा, जो संगठन का होगा वर्किंग कमेटी, तो उसमें महात्मा गांधी के पसंद का लोग होना चाहिए। अब इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो असहज महसूस करने लगे। जो कांग्रेस संगठन के लोग थे, हो सकता है कि चुनाव जब हो रहा था तो उन्होंने नेताजी को वोट दे दिया हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सभी जो लोग थे वो गांधी जी के प्रभाव में आकर के नेताजी के साथ असहयोग करने लगे। ठीक है ना, तो इसी असहयोगात्मक रवैया के कारण जो है नेताजी ने अप्रैल 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और जब नेताजी ने त्रिपुरी संकट के बाद अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब जो नए अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस के, वो कौन थे? यहाँ से भी परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो नेताजी के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोबारा से जो है अध्यक्ष चुने गए। अब नेताजी तो खिन्न मन से, चूंकि संगठन के लोग सहयोग कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जो है 1 मई 1939 को, कब? 1 मई 1939 को, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।
1 मई 1939 को कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है ना। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करें 1939 की। इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुई कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी। ठीक है ना। ये माइकल ओडायर की हत्या की किसने, उधम सिंह ने। हालांकि जो उधम सिंह मारने के लिए गए थे वो किसे, रेजिनेल्ड डायर को मारने के लिए गए थे, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन वो तो पहले ही बीमारी से मर चुका था। तो ये व्यक्ति मिला तो इसको उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जो है गोली मार दी। तो इस घटना के बाद जो है भारत के अंदर भी क्रांतिकारी जो कार्य थे उसको बल मिला दोस्तों। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से नजरबंद किया गया। ठीक है। फिर जब वहां से मुक्त हुए तो फिर वो जर्मनी प्रवास पे चले गए। तो उस क्रम को कालक्रम के साथ हम एक बार जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि कलकत्ता में होलवेल मेमोरियल आंदोलन चलाया गया। ठीक है ना। ये क्या था, जो अंग्रेज लोग थे तो उनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही थी कलकत्ता के अंदर जगह जगह पे। ठीक है ना। और ये होलवेल से संबंधित घटना के बारे में हम शुरू आएंगे, पूरे विस्तृत सेशन लेकर के एक दिन आएंगे और ब्लैक होल संबंधी जो घटना हुई थी उस सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये होलवेल मेमोरियल आंदोलन ये मूर्तियों को हटाने का संघर्ष था, और इस दौरान जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1940 ईस्वी में क्या कर लिया गया दोस्तों, गिरफ्तार करके इनको इनके घर पे ही नजरबंद कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 22 जून 1940 ईस्वी को सावरकर जी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात होती है। और जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा भी किया है, हम क्रांतिकारी आंदोलन जब पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया था कि सावरकर जी रहते तो थे इंडिया में, लेकिन वो अपने लोगों को जो है बाहर भी भेजा करते थे। ठीक है ना। एक बार इन्होंने अपने एक आदमी को भेजा था पेरिस, किससे मिलने के लिए, रूस के क्रांतिकारी से मिलने के लिए। क्यों, कि वो वहां से बम बनाने का जो तरीका है उसको सीख करके आएगा, तब हम भारत में जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ाएंगे। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि 22 जून 1940 ईस्वी को सावरकर जी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले। कहाँ मिले, मुंबई में मिले। ठीक है। और इन दोनों के बीच जो है वो गुप्त बैठक हुई दोस्तों। ठीक है। उसी बैठक में सावरकर महोदय ने जो है, ये सावरकर वही हैं जिन्होंने अभिनव भारत की और मित्र मेला जैसे संगठन की स्थापना की थी। तो नेताजी को सावरकर ने प्रेरित किया कि भारत से बाहर जाकर के विदेश में भी जाओ और वहां पे भी जो है सेना को संगठित करो। ठीक है ना। अंग्रेजों के खिलाफ संगठन तैयार करो। इस बात की प्रेरणा नेताजी को किससे मिली थी, बीडी सावरकर से मिली थी दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा था कि जाओ और संगठित करो सेना को और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाओ। ठीक है। उसके बाद नेताजी क्या किए, उसके बाद वर्ष 1941 की वो मध्य रात्रि थी, 16-17 जनवरी की मध्य रात्रि को अंधेरा था, घनघोर अंधेरा। उस मध्य रात्रि में जो है नेताजी ने दाढ़ी बढ़ा लिया और एक पठान के वेश में, और पठान का नाम क्या दिया गया, जियुद्दीन। ठीक है। ध्यान रखेंगे इससे, जियुद्दीन नाम का पठान का इन्होंने वेश ग्रहण किया। नेताजी ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली। और ये बात कब की है, 16-17 जनवरी 1941 की मध्य रात्रि। और इस मध्य रात्रि में अंधेरे में जो है नेताजी अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके और एक पठान, जियुद्दीन नामक पठान का वेश धार करके जो है वो कलकत्ता से बाहर जाने का, भारत से बाहर जाने का एग्जैक्टली उनका प्लान था। तो कलकत्ता से निकलने लगे। फिर उनके भतीजे थे कौन, शिशिर कुमार घोष। तो उनके भतीजे शिशिर कुमार घोष ने जो है उनको कलकत्ता से गोमो स्टेशन पहुंचाया। ठीक है ना। ये गोमो रेलवे स्टेशन अभी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना। जब आप झारखंड जाएंगे तो गया के आगे यह गोमो रेलवे स्टेशन पड़ता है। ठीक है ना। ये फेमस रेलवे स्टेशन है। ये कनेक्टिंग लाइन भी है, कई लाइन यहाँ पे इस गोमो में आकर के जो है एक दूसरे से जुड़ती है वर्तमान समय में भी।
तो शिशिर कुमार घोष जो नेताजी के भतीजे थे, उन्होंने अपने वंडरर कार से, जिसका नंबर था BLA 7169, इसी कार से नेताजी को कलकत्ता से निकाला गया था और गोमो स्टेशन तक पहुंचाया गया था दोस्तों। ठीक है ना। ये शिशिर कुमार घोष कौन है? ये वही शिशिर कुमार बोस हैं जो, ठीक है, तो ये वंडरर कार के द्वारा BLA 7169 गाड़ी से जो है गोमो स्टेशन तक इनके भतीजे शिशिर कुमार बोस के द्वारा जो है पहुंचाया गया था। उसके बाद नेताजी पहले काबुल से, भारत से निकले काबुल के लिए, फिर काबुल से रूस गए, फिर रूस से जर्मनी जाने के लिए उन्होंने एक पुर्तगाली नकली पासपोर्ट का सहारा लिया। ठीक है, किसका? पुर्तगाली नकली पासपोर्ट का। कहाँ जाने के लिए? जर्मनी जाने के लिए। तो उनका यात्रा का क्रम क्या है? पहले काबुल, फिर काबुल से निकले तो रूस, और फिर रूस से जर्मनी। ठीक है ना। तो और वो जो जाली इतालवी पासपोर्ट था दोस्तों, जिसके सहारे नेताजी गए थे आगे जर्मनी तक, तो उस पे जो नाम था वो क्या था? ऑरलैंडो मैसोटा। किसी इतालवी व्यक्ति जिसका नाम था ऑरलैंडो मैसोटा नाम के व्यक्ति का नकली पासपोर्ट नेताजी ने बनवाया, इनको उपलब्ध करवाया गया, और उसी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके नेताजी जो है वो रूस से फिर जर्मनी पहुंचे। ठीक है। जर्मनी पहुंचने के बाद नेताजी की भेंट किससे हुई? हिटलर से हुई। जब हिटलर से इनकी भेंट हुई नेताजी को, तो वहां पे नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की नेताजी ने। और यहीं पर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आई बात? अभी हमने सेशन के प्रारंभ में कहा था कि क्रम से बात करूंगा और एक एक चीज पे बात करूंगा। जितनी भी सूक्ष्म बातें हैं, छोटी से छोटी बातें हैं, उस सब पे हम चर्चा करेंगे कि अगर कमीशन किसी टॉपिक के डेप्थ में अगर जाने का प्रयास करेगा तो फिर भी सवाल आपके दायरे में ही होंगे दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए पूरे सेशन को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है। जब जर्मनी पहुंचे नेताजी, ये ऑरलैंडो मैसोटा बन करके, क्योंकि इतालवी पासपोर्ट जो है वो ऑरलैंडो मैसोटा के नाम पे ही बना हुआ था, तो इसी नाम के साथ नेताजी जर्मनी में दाखिल हुए। फिर वहां पे हिटलर से मुलाकात हुई नेताजी की। ठीक है। फिर बर्लिन में आजाद हिंद रेडियो की जो है इन्होंने स्थापना की। कहाँ पे? बर्लिन में। और यहीं से जो है ये संबोधित किया करते थे लोगों को। तो यहीं पे सबसे पहले नेताजी को जो है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से जो है संबोधित किया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज का गठन, उसका विकास क्रम क्या रहा, कैसा रहा, उस पर हम बहुत ही विस्तार से आज जानने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा में यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो गलती नहीं करना है, और गलती नहीं करने के लिए पूरे सेशन को बड़े ही ध्यान से देखना है। ठीक है। आजाद हिंद फौज के अगर हम प्रथम चरण की बात करें, तो इसके प्रथम चरण में जो सबसे पहले संगठित करने का श्रेय जाता है आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का, वो श्रेय किसको जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को। ठीक है। और कैप्टन मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942 को जो है आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन किया था। कब? 1 सितंबर 1942 को। यहाँ से परीक्षा में सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और वो व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले प्रथम डिवीजन का गठन किया था? व्यक्ति था कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। लेकिन जापानियों से इनका मतभेद था, तो इस कारण जो है यहाँ पे यह अधिक प्रसार नहीं कर पाए अपने इस संगठन का। ठीक है। तो फिर एक दूसरे व्यक्ति थे रास बिहारी बोस, जो जापान के टोक्यो शहर में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? जापान के टोक्यो शहर में रहते थे। और ये 1915 ईस्वी से ही जापान में रहते थे ये रास बिहारी बोस। ठीक है ना। फिर इन्होंने टोक्यो में, रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL की स्थापना की। ठीक है। और इस स्थापना के बाद रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया। ठीक है। कहा कि भाई आइए और आप IIL की जो है नेतृत्व संभालिए। ठीक है। उसके बाद नेताजी पहुंचे। 2 जुलाई को सिंगापुर आगमन हुआ नेताजी का।
ठीक है। और यहीं पे नेताजी ने सिंगापुर से ही दिल्ली चलो का नारा दिया था जब ये अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। 1943-44 ईस्वी की बात है। तो दिल्ली चलो का नारा आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। 5 जुलाई 1943 को जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL के अध्यक्ष बनाए गए और अक्टूबर में जो है इन्हें सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इसे ध्यान रखेंगे। ये विकास का क्रम है, इसलिए हम एक एक चीज को जोड़ के आगे बढ़ते चल रहे हैं ताकि कोई गैप बीच में ना आए। क्योंकि देखो दोस्तों, जो इतिहास विषय है ना, यह बिना कालक्रम के नहीं चल सकता। अगर हम बिना कालक्रम के चलेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा कि जैसे एक कुर्सी है, उसके 4 पैर हैं, 4 टांग है जिस पे वो खड़ी है, उसमें से मान लो कि एक टांग को तोड़ दिया। तो इतिहास को बिना कालक्रम, बिना समय के साथ अगर पढ़ेंगे तो वैसे ही एक टांग टूटी हुई कुर्सी के समान हो जाता है यह विषय, ठीक है ना। तो इसलिए इसे एक सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि टॉपिक भी हम उसी तरीके से ला रहे हैं जो एक सीक्वेंस में है, ठीक है ना, जिसका एक क्रम है, जिससे चीज़ें समझ में आती हैं और घटनाएं जो है, पिछली घटना और वर्तमान की घटना और भविष्य में जो होने वाली घटनाएं, उनका तारतम्य जो है एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद की घोषणा होती है, ठीक है ना। ये क्या था, सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। कब, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी के द्वारा जो है अस्थायी सरकार की घोषणा की गई थी, गठन किया गया था। और उस सरकार का नाम क्या था, अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, ठीक है ना। ये इस अस्थायी सरकार का ये नाम था, इसे ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, नेताजी ने रंगून में आज़ाद हिंद बैंक की भी स्थापना की थी, ठीक है ना। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना नेताजी ने कहाँ पे की थी, रंगून में की थी, ध्यान रखेंगे। हो सकता है कभी परीक्षा में कमीशन आपसे पूछ ले, रंगून में आज़ाद हिंद बैंक की, नेशनल बैंक ऑफ आज़ाद हिंद की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही आज़ाद हिंद की जो है अपनी मुद्रा भी जारी की गई थी, ठीक है ना, अपनी मुद्रा भी जो है वो जारी की गई थी आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है। जब जापानी सहायता से प्रशासन को नेताजी ने संभाला था भारत में, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ के द्वीपों को जो है शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया गया था, ठीक है ना, शहीद और स्वराज द्वीप। ये कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो नेताजी और आज़ाद हिंद फौज की जो उनके प्रतीक थे, जो अभियान थे, जो सैन्य संरचना थी, एक बार उसको भी संक्षिप्त तरीके से जान लेते हैं। लेकिन संक्षिप्त का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं, हर वो चीज़ कवर किए जाएंगे इस सेशन में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जो आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था दोस्तों, इस झंडा में क्या था कि तिरंगा था, ठीक है, तिरंगा था, ठीक है। इस तिरंगे में जो है दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। यहाँ पे हमने अपने पिछले सेशन में चर्चा किया था, तो वहाँ पे पिंगली वेंकैया की का हमने नाम लिया था, जिसने महात्मा गांधी को दिया था झंडा, जिसमें उस समय पे चरखा का चित्र बीच में बना हुआ था। अभी वर्तमान राष्ट्रीय झंडे में क्या है, उसी बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या है, अशोक चक्र बना हुआ है। तो जो आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा दोस्तों था, उसमें बीच में दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह बनाया हुआ था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ ले। उसके बाद सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड का गठन किया गया था, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस संगठन से संबंधित है नेहरू ब्रिगेड या गांधी ब्रिगेड या सुभाष ब्रिगेड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड जो है यह आज़ाद हिंद फौज के विभिन्न सैन्य संगठन थे, ठीक है ना, जिसका नाम दिया गया था इस तरह से। उसके बाद एक महिलाओं के लिए भी इकाई का निर्गठन किया गया था, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, रानी झांसी रेजिमेंट,
रानी झांसी रेजिमेंट, ये पूछा जा सकता है कि रानी झांसी रेजिमेंट का संबंध किससे है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्वकर्ता कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो रानी झांसी रेजिमेंट से भी सवाल और इसके नेतृत्वकर्ता से भी लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिन्हें उनका टाइटल लक्ष्मी सहगल भी बोला पुकारा जाता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है ना, इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का जो है नेतृत्व किया था दोस्तों। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभियान की बात कर लेते हैं। चूंकि जापान में थे ही तो वहां से आगे बढ़ रहे थे, तो कोहिमा और इम्फाल की ओर जो है आजाद हिंद फौज की सेनाओं ने जो है वो कूच किया दोस्तों, और नागा पहाड़ियों पे जो है झंडा फहराया। कहाँ पे? नागा पहाड़ियों तक जो है ये पहुंच चुके थे और वहां पे इन्होंने झंडा फहराया। इतना ही नहीं, 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को दोस्तों कर्नल शौकत अली ने पहली बार भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराया था। वह स्थान कौन सा था? वह मणिपुर का मोइरांग नाम का स्थान था। मणिपुर का मोइरांग नाम का स्थान था, जहां 14 अप्रैल 1944 ईस्वी को कर्नल शौकत अली ने पहली बार भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराया था दोस्तों। इसे ध्यान रखेंगे, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी आजाद हिंद फौज की। ठीक है ना, जहां भारत में बंदूक लेकर के चारों तरफ अंग्रेजी सेना घूम रहा है, पुलिसकर्मी घूम रहा है, वहां पे हम जापान से आगे बढ़ते 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 भारत पहुंच चुके हैं और मणिपुर तक पहुंच के जो है नागा पहाड़ी पे झंडा फहरा दिए। उसके बाद मणिपुर में मोइरांग में जाकर के 14 अप्रैल 1944 को शौकत अली के नेतृत्व में जो है भारतीय भूमि पे तिरंगा झंडा गाड़ दिए थे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। अगर आप कल्पना करें उस दौर को, अगर आप एक बार इमेजिन करिए, तब पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बात थी, कितना महत्वपूर्ण बात था यह तत्कालीन समय के लिए। और जो उस समय जो मौसम, पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो मौसम बहुत ही खराब था वहां पे। ठीक है ना, अंग्रेजी सैनिकों को पता चल गया, अंग्रेजी सैनिकों का गश्ती बढ़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा था, जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के जो है 1945 ईस्वी तक चला था दोस्तों। ठीक है ना, तो द्वितीय युद्ध भी चल रहा था, अंग्रेजी सैनिक जो थे वो चारों तरफ गश्ती कर रहे थे। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, इनको खाने पीने की भी समस्या हो गई थी, रसद की कमी हो गई थी। सैनिकों ने घास की रोटियां बना करके खाई, जो जानवर उपलब्ध थे उसी को मार करके जैसे तैसे खा करके अपनी जिंदगी बचाई, अपनी जीवन रक्षा की। इतने कठिन संघर्ष से जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने जो है देश को आज़ादी की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया गया। और यह परमाणु बम जब गिराया था तो इससे लगभग 1.5 लाख लोग, लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी उस परमाणु बम से दोस्तों। ठीक है ना, तो अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था? अमेरिका के द्वारा अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरा दिए गए। ठीक है ना, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। ठीक है, ये 6 अगस्त वाला जो परमाणु बम था, आपसे परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 ऐसे स्थल हैं जहां पे अंग्रेजों ने जो है क्या किया था, अमेरिकियों ने जो है परमाणु बम गिरा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था। ठीक है, तो परमाणु बम जो गिराया, तो जो नागासाकी पे गिराया था, उस नागासाकी वाले बम का नाम क्या था? परमाणु बम का नाम था फैटमैन। और जो हिरोशिमा वाला परमाणु बम था, इसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। तो हिरोशिमा में कब परमाणु बम गिराया? 6 अगस्त को गिराया। उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी में कब परमाणु बम गिराया? 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को। और उसका नाम क्या था? फैटमैन, उस परमाणु बम का नाम था दोस्तों। और इस हमले में लगभग 1.5 लाख लोग जो है मर गए, एकदम तुरंत के तुरंत स्वाहा हो गए। ठीक है, इसके बाद अब जापान अपने घुटनों पे आ गया। फिर 15 अगस्त की तिथि को तक जाते जाते जो है जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है कि 2 सितंबर 1945 को दोस्तों, 2 सितंबर 1945 को यूएसएस मिसौरी नाम का एक जहाज था। उसी यूएसएस मिसौरी नाम के जहाज के ऊपर जो है जापान
और जो बाकी देश थे द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न, इनके बीच जो है आधिकारिक हस्ताक्षर, समर्पण हस्ताक्षर, जो आत्मसमर्पण पे हस्ताक्षर किया गया, उस जहाज का नाम क्या था? USS मिसौरी, से ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि नेताजी की मृत्यु हो जाती है। हालांकि यह विवादित बात है, अब तक स्वीकारोक्ति नहीं हुई है कि सच में नेताजी की मृत्यु इसी घटना के बाद हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को, कब? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान के ताइपे में एक जापानी बमवर्षक विमान के द्वारा, उस जापानी बमवर्षक विमान का नाम क्या था दोस्तों? मित्सुबिशी KI-21। मित्सुबिशी KI-21 नाम का एक जापानी बमवर्षक विमान था, जो ताइवान के ताइपे के निकट, जिसे उस समय में जो है फारमोसा द्वीप के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। इसी स्थान पे यह विमान मित्सुबिशी KI-21 जो है, KI-21, ये क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु इसी घटना में हो गई। हालांकि आधिकारिक रूप से यह कथन जो है यह मान्य नहीं है, लेकिन ऐसी बातें मानी जाती हैं, चर्चा में रहती हैं, ठीक है ना। तो ये मानता है कि मित्सुबिशी KI-21 की दुर्घटना होने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अब INA से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुकदमे की बात करते हैं। यह मुकदमा है लाल किला मुकदमा दोस्तों, ठीक है ना। ये लाल किला मुकदमा के समय में यह बहुत ही लोकप्रिय मुकदमा हो गया था। राष्ट्रवादियों की अगर हम बात करें, नवयुवकों की बात करें, ठीक है ना, नारा चल पड़ा था कि लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। ये सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज ये कौन थे? ये सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज कौन थे दोस्तों? यही वो तीन व्यक्ति थे जिसके ऊपर लाल किला का मुकदमा चलाया गया था 1945 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो आजाद हिंद फौज जो INA था वो भी अब सीमित हो गया और पतन की तरफ जो है पतनोन्मुख हो गया, ठीक है। उसके जितने भी सेनापति थे सबको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, धर दबोचा जगह जगह से, ठीक है। तो उसके बाद जो है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं। इन गुरबख्श सिंह ढिल्लो को गुरदयाल सिंह भी कई जगह बोला जाता है, जिसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये गुरदयाल सिंह, गुरबख्श सिंह ढिल्लो ही हैं। तो यही तीनों व्यक्ति थे जिनके ऊपर लाल किला में वर्ष 1945 में मुकदमा चलाया गया था दोस्तों। और ये इतने लोकप्रिय हो गए थे, यह मुकदमा इतना चर्चित हो गया था, यही नारा चलता था कि लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज, ठीक है। लेकिन ये जो तीन सेनापति थे, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरदयाल सिंह या गुरबख्श सिंह ढिल्लो, तो इनके डिफेंस में जो है जो भारतीय वकीलों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है, वो कौन थे? जो वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, वो थे भूला भाई देसाई, ठीक है ना। ये मुख्य वकील थे, यही नेतृत्व करता था इन वकीलों की टीम के। साथ ही इनके साथ जो और सहयोगी वकील थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज प्रसाद सप्रू, कैलाश नाथ कारजू और नासफ अली। ये कारजू कौन थे? ये थे कैलाश नाथ कारजू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, इस नाम में कंफ्यूजन नहीं रखना है। और नेहरू जी को तो जानते ही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके साथी और नासफ अली ने भी पैरवी की थी, ठीक है। लेकिन नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई। वकीलों की टीम में कौन कौन लोग थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज प्रताप सप्रू और कैलाश नाथ कारजू, और उनके साथ एक महिला सदस्य भी थी अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। हालांकि इस मुकदमे से इन तीनों ही जवानों को, जो सेनापति थे, इनको मुक्त कर दिया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ साहित्य और नारे की बात कर लेते हैं जो नेताजी से संबंधित हैं, आजाद हिंद फौज से संबंधित हैं दोस्तों। नेताजी की रचना की अगर हम बात करें तो इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी। किसकी रचना की थी? द इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने ह्यू टोय की जीवनी लिखी थी जिसका नाम था द स्प्रिंग टाइगर।
ये दो कृतियां नेताजी से जुड़ती हैं, ठीक है ना। ये दो कृतियों की रचना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एक कौन थी, द इंडियन स्ट्रगल, और दूसरी कौन थी, द स्प्रिंग टाइगर। ये द स्प्रिंग टाइगर ये हुई टोई की जो है, हुई टोई की ये जीवनी थी दोस्तों, ठीक है। नेताजी का प्रसिद्ध नारा जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ठीक है ना। ये नेताजी के द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारे थे। दिल्ली चलो नारा की बात हमने कर ही ली कि वो आईएनए के सेनाओं को संबोधित करते समय दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है ना। नेताजी ने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी अपने सैनिकों में जोश का उत्साह का संचार करने के लिए ये नारा नेताजी ने दिया था। और जय हिंद का जो नारा था, ये नारा नेताजी के साथ ही लोकप्रिय हुआ। हालांकि यह नारा जो है नेताजी के सचिव ने सबसे पहली बार नेताजी के को संबोधित करते हुए उन्हें जय हिंद कहा था, ठीक है ना, जो आज भी भारत में प्रचलित है, जय हिंद, ठीक है। यह नारा प्रचलित है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सिंगापुर रेडियो से संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। देखिए यही होता है कि संवेदनशील व्यक्ति की निशानी होती है ये, कि एक तरफ जब नेताजी सक्रिय राजनीति में जुड़े हुए थे, कांग्रेस संगठन में काम कर रहे थे, उस समय नेताजी और महात्मा गांधी दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के वजह से ही जो है आहत होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है असहयोग के कारण कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन जब नेताजी पहुंच चुके भारत की जमीन से बाहर, तो सिंगापुर रेडियो से जो है नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था और उनसे शुभकामना मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जो देश है, देश के आज़ादी के लिए जो है हमें आपसे आपकी शुभकामनाओं की अपेक्षा है, ठीक है ना। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो ये होता है संवेदनशीलता, ठीक है। उसके बाद आईएनए का जो राष्ट्रगान था उसकी बात करते हैं। आईएनए का राष्ट्रगान था शुभ सुख चैन, और यह शुभ सुख चैन जो था यह जनगण मन का ही रूपांतर था। और इसको संगीत किसने दिया था, कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इसको संगीत दिया था, ठीक है। और यही कैप्टन राम सिंह ठाकुर जो थे, इन्होंने कदम कदम बढ़ाया जा नाम का एक लोकप्रिय गीत की भी रचना की थी दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। नेताजी ने, अगर हम भाषा की बात करें, तो उन्होंने रोमन लिपि और हिंदुस्तानी लिपि, जिसमें हिंदू और उर्दू मिक्स हो, इसको राष्ट्रभाषा के रूप में, और रोमन लिपि के उपयोग भाषा के रूप में हिंदू और उर्दू को संयुक्त रूप से यूज करने की बात की थी, और रोमन लिपि के रूप में रोमन लिपि के उपयोग का इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसे ध्यान रखेंगे। जय हिंद का संबोधन अभी हमने बात की, तो नेताजी के सचिव कौन थे, आबिद हसन सफरानी। ये आबिद हसन सफरानी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, सचिव थे, निजी सचिव थे। और इसी ने, आबिद हसन सफरानी ने ही पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जय हिंद करके सैल्यूट किया था, ठीक है ना, जय हिंद से संबोधित किया था, सैल्यूट किया था। तो तभी से ये जय हिंद शब्द जो है वो प्रचलन में आया, जिसे आज भी हम प्रयोग में लेते हैं, ठीक है ना। और ये शब्द ही ऐसा है जिससे लगता है कि रक्त का संचार बढ़ गया है, उत्साह जो है वो बढ़ गया है, ठीक है ना, उत्साह बढ़ गया है, जोश बढ़ गया है, स्फूर्ति बढ़ गई है। यह जलवा है इस शब्द का, इस जय हिंद शब्द का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संक्षिप्त में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की, जो कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है ना। और आईएनए के प्रति जन सहानुभूति ने इस विद्रोह को जन्म दिया था। आईएनए के प्रति जो लोगों का झुकाव था, जुड़ाव था, बढ़ता जा रहा था, उसी ने इस विद्रोह को भी जन्म दिया था। तो इस पूरे सेपरेट टॉपिक को जो है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 को हम एक अलग सेशन में डिटेल में जानेंगे, ठीक लिए, इसलिए अभी इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है, ऐसा माना जाता है कि ये उनके अंतिम शब्द हैं, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है कि उनके अंतिम शब्द हैं। तो वो अंतिम शब्द क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अपने अंतिम आखिरी शब्दों में कि अपने देशवासियों को कहना कि मैं भारत की आज़ादी के लिए अंत तक लड़ा। अब वो इस संघर्ष को आगे जारी रखें, तब तक जारी रखें जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आप इनके अंतिम संदेश में जब वो
अपने जीवन के अंतिम जीवन मरण से संघर्ष कर रहे थे, अंतिम फेज में पहुंच चुके थे, उस समय भी उन्होंने देशवासियों से यही अपील की थी कि मैं भारत की आज़ादी के लिए अंत तक लड़ा था, देशवासियों तुम आगे इस संघर्ष को जो है जारी रखना, और तब तक जारी रखना जब तक देश आज़ाद ना हो जाए। इसी पराक्रमी व्यक्ति को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इस वर्ष 2026 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई जा रही है, ठीक है, 129वीं जयंती मनाई जा रही है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए से संबंधित, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जितनी भी बड़ी और छोटी बातें थी, हर एक बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावना है, उसकी हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो वो यहीं से पूछे जाएंगे, वो आज के सेशन से बाहर नहीं होंगे। और आपसे मेरी ये अपेक्षा है कि आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से अगर परीक्षा में सवाल आएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप इस सेशन को देख के जाएंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान की वजह आज का ये सेशन बन सकता है। इसी अपेक्षाओं के साथ कि आप बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को अंत तक बड़े ध्यानपूर्वक देख लेंगे, यह निश्चित रूप से आपके लिए परीक्षा में अंकदायी साबित होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।